आगे का काम, उसमें हम लोगों ने जो पिछले टर्न पे किया हुआ था कंपैरिजन, जो इनइक्वालिटीज़ वाले प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और IIT JEE में पूछा गया है, तो पहले वो कर लेते हैं। फिर आज हम कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 to 1 e to the power x square dx नहीं, इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 0 to 1 e to the power x square dx यूजिंग नंबर 1 रेक्टेंगल और नंबर 2 ट्रायंगल। ये कह रहा है कि 0 to 1 e to the power x स्क्वायर dx की रेंज बतानी है। जैसे हम लोगों ने किए थे ना कई सारे क्वेश्चन, कि पहले हम चेक करते हैं कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फिर उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही मेथड है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगल का यूज़ करके करना है और एक में ट्रायंगल का यूज़ करके करना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल का क्या मतलब है। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का। तो e टू द पावर x का ग्राफ सबको पता है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। e टू द पावर एक्स स्क्वायर फंक्शन हमारे पास है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो एक आइडिया तो है ये कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो y की वैल्यू 1 यानी यहाँ पर तो कट करेगा ही करेगा। और x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे, जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो e टू द पावर 1 यानी e हो जाएगा। और e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, तो ये 1 है और ये कहीं पर ऊपर 2.7 समथिंग यानी ये e होगा। तो ये कहीं यहाँ पर आएगा। और e टू द पावर एक्स स्क्वायर का शेप जो है पैराबोलिक लगभग होता है, तो कुछ इस टाइप से जाएगा। ये मैं इसका रेड से बना देता हूँ। ये यहाँ पर जाके कट हो रहा है, इधर से ऐसे जाएगा और इधर से भी कुछ ऐसे होकर जाएगा। ये है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगल का यूज़ करके करना है और एक ट्रायंगल का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ और इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा O, ये हो गया A, ये हो गया B और C, ऊपर रेक्टेंगल का नाम हो गया, और इसका नाम रख लेते हैं D, और ये हो गया E। तो देखो जब रेक्टेंगल की बात होगी तो OAED ये एक रेक्टेंगल है और एक है OABC, एक ये रेक्टेंगल है। तो इनके एरिया को देखते हैं, एरिया किसका ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा। तो जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो देखो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ
OAED है वो कम होगा एरिया ऑफ लिमिट 0 to 1 e to the power x स्क्वायर dx से। क्यों? क्योंकि e to the power x स्क्वायर dx का मतलब कौन सा एरिया आएगा? ये इसके नीचे का पूरा 0 से 1 के मिड में ले रहे हैं ना, e to the power x स्क्वायर का 0 से 1 के मिड में, तो ये पूरा आ जाएगा ना 0 से 1 के मिड में, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया लिमिट 0 to 1 e to the power x स्क्वायर dx। और इससे भी बड़ा एरिया कौन सा होगा? जो रेक्टेंगल OABC का एरिया है, तो एरिया ऑफ OABC, OA, B और C, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल का एरिया हो गया OABC, उससे छोटा कर्व का एरिया हो गया, और सबसे छोटा जो छोटा रेक्टेंगल है OAED, इसका एरिया। तो अब जरा देखते हैं OAED का एरिया कितना होगा। तो ये लेंथ है 1 और ब्रेथ भी 1 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और लिमिट 0 to 1 e to the power x स्क्वायर dx। और यहाँ पर OABC का एरिया क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? E। आइडिया है ना, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो ये y की वैल्यू E मिल रही है। तो इसका जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 1 इंटू E आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो ये 0 to 1 e to the power x स्क्वायर है, उसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1 से लेकर E तक। तो यही हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, जिसको हमें ध्यान रखना है। मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? E से ज़्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं होगा, 1 से बड़ा ही होगा। तो ये हमने देखा जब हमने किसका? रेक्टेंगल का यूज़ किया, यूजिंग रेक्टेंगल। अब जरा ट्रायंगल का यूज़ करके देखते हैं, यूजिंग ट्रायंगल। जब आप ट्रायंगल का यूज़ करोगे तो देखना ज़रा क्या होगा। ट्रायंगल का एरिया को देखो, आपकी ट्रायंगल का एरिया कहाँ मिलने वाला है। तो क्या मैं इसको, ये जो फिगर है इसी को देख के लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा क्या है ये। एरिया ऑफ OAED, पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ OAED, यही रेक्टेंगल जो है पहला वाला। उसके बाद इसको लिमिट 0 to 1 e to the power x स्क्वायर dx, ये हो गया। इसमें हम लेके आ रहे हैं OAED और प्लस दूसरा जो ट्रायंगल है DEB, OAED प्लस DBE। इसको ज़रा देखना, एरिया ऑफ OAED प्लस एरिया ऑफ DEB। तो देखो DEB का एरिया ये वाला एरिया हो जाएगा, जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला एरिया, और ये वाला होगा। और मैं पहले भी बात कर चुके हम लोग इस बारे में कि जो डेफिनेट होता है उससे जो एरिया मिलता है एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट में इक्वल होता है। जैसे हम लोगों ने कई बार इसकी बात की है कि जो हम कई सारे स्ट्रिप्स लेते हैं, जैसे हम किसी का एरिया निकालने वाले होते हैं इस टाइप से, तो जब हम ये स्ट्रिप्स लेते हैं तो ये जो रेक्टेंगल है ये तो आ जाते हैं, लेकिन छोटा छोटा सा एरिया जो ट्रायंगल वाला है वो कम होता जाता है। तो जो एरिया एग्जैक्ट एरिया होता है इसका वो नहीं फाइंड आउट होता, लेकिन उन दोनों में इतना कम डिफरेंस होता है कि हम बोल देते हैं कि भाई ये एरिया जो डेफिनेट का है और जो एग्जैक्ट एरिया है वो दोनों इक्वल होंगे। जबकि वो एरिया जो एग्जैक्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इतना माइनर सा बड़ा होता है तो हम उसको लगभग इक्वल लेट कर लेते हैं। तो बात क्लियर है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके जो एरिया निकालते हैं वो एक्चुअल एरिया से थोड़ा सा कम होगा,
बहुत छोटा कम, बहुत बहुत छोटा सा कम। तो वही यहाँ पर किया गया है कि लिमिट 0 to 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर से बड़ा कौन सा एरिया होगा, जो एरिया ऑफ ओ ए डी है और एरिया ऑफ डी बी है। और डी बी को अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल मान लें, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, तो वो देख रहे हैं कि वो एरिया जो है वो कर्व के ऊपर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो एरिया है वो 0 से 1 के एरिया से ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स से बड़ा होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या एरिया आएगा। ओ ए ई डी का एरिया तो अभी हमने निकाला 1 × 1 लेस देन लिमिट 0 to 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओ ए ई डी का एरिया 1 × 1 प्लस डी ई बी जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये अभी भी 1 है, और हाइट जो है वो ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी e-1, क्योंकि टोटल लेंथ e है और ये नीचे वाला 1 है, तो ये e-1। तो हाफ बेस इंटू हाइट जैसे ही आप करोगे तो हाफ 1 × e-1, हाफ इंटू 1 × e-1। तो 1 और ये लिमिट 0 to 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर 2 जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 2 + e-1, तो ये हो गया e+1/2। तो कई बार ऐसे भी रिज़ल्ट पूछा गया है 0 to 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये 1। तो ये दोनों रिज़ल्ट देखने में अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों ही रेंज को डिसाइड करते हैं। तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी। वो ऑप्शन से देख के हमको आइडिया लगेगा कि हमें ई लेके आना है कि e+1/2 लेके आना है। क्योंकि जब इनइक्वालिटी होती है ना, तो हम बहुत सारे टर्म ला सकते हैं। जैसे 8 है, वो 9 से भी कम है, वो 10 से भी कम है, वो 11 से भी कम है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। 8 को हमें लिखना है तो हम <9 लिख सकते हैं, <10 लिख सकते हैं, <11 लिख सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम इसको दो तरीके से 0 से 1 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ई के मिड में हो सकती है, 1 से e+1/2 के मिड में हो सकती है। एक और मैं इसको करके दिखाता हूँ। नहीं, रेंज इसको नहीं बोल सकते हैं। रेंज इसको क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं आई बेटा। इक्वालिटी अगर आई होती तो हम बोलते ना। इसने कहा है कि ये जो है इसके मिड में लाई करता है, जबकि रेंज का मतलब होता है कि वो जो है वो 1 तक पहुंचेगा। जैसे अगर कोई कहते कि भाई इसकी रेंज मिनिमम 1 है, मैक्सिमम ही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं। जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक हम रेंज नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू भी तो चाहिए कि जब एग्जैक्टली 1 मिल जाए। तो 1 तो कभी मिलेगा नहीं। तो इसको ये ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये ए से बी के मिड में लाई कर रहा है, इक्वालिटी नहीं है, लेस देन है केवल। तो ये सिर्फ हम इसको रेंज नहीं बोल सकते कि इसकी रेंज 2 हो गई, या अभी एक और करने जा रहे हैं उससे तीसरी भी मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ और उसका यूज़ करोगे तो कुछ और मिल जाएगा, लेकिन हम इनको किसी को भी रेंज नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेंज का मतलब होता है ऐसे, जैसे कोई फंक्शन है ना, और ये लेस देन और इक्वल टू ए और ये इक्वल टू बी है, तो हम बोलते हैं कि ये एफ एक्स की जो रेंज है, जो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू है, वो क्लोज्ड इंटरवल में ए से बी तक, जबकि यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल में। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, फिर अपने नए कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 to 1 e to the power x square dx by using 0 to 1 e to the power x dx। सेम वही है क्वेश्चन, e to the power x स्क्वायर की रेंज बतानी है लिमिट 0 से 1 dx में। अब देखो इसका भी मेथड क्या होगा। इसके लिए हमें फिर e to the power x और e to the power x स्क्वायर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा सेम ग्राफ पेपर में, और ये देखना पड़ेगा कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर बड़ा है कि e टू द पावर x बड़ा है। तो हम थोड़ा सा सोचेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि e टू द पावर x जो है
ज़्यादा बड़ा होगा, ना कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लिमिट 0 से 1 के मिड में है। हमने पिछले टर्म पे सीखा था कि 0 से 1 में एक्स स्क्वायर और एक्स में जितना भी हम स्क्वायर क्यूब करते जाते हैं वो और छोटी वैल्यू हो जाती है। हाँ, अगर 1 से 2 की बात होती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ज़रा देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारा हो गया ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, कुछ इस टाइप से जाता है, और ये होता है एक्सपोनेंशियली ई टू द पावर एक्स, ऐसे जाता है। और दूसरा ई टू द पावर एक्स का हो गया। अब ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है वो अभी हमने ड्रॉ किया था पिछले में। ये यहाँ पर तो कट करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ये ज़्यादा ही कुछ कर्व हो गया, इसको इस टाइप से ले जाना यहाँ तक और फिर इसको बेंड कर देना। ये हो गया। ये y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो ई टू द पावर 0 1 दोनों में 1 देगा। और ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 1। जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ई टू द पावर 1 भी 1 देगा और ई टू द पावर 1 स्क्वायर भी 1 देगा। तो ये वाला हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेड वाला जो है वो ई टू द पावर एक्स का है, ये जो है वो ई टू द पावर एक्स है, और ये जो है वो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ई की पावर एक्स स्क्वायर ऊपर है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर नीचे है, ई टू द पावर एक्स ऊपर है। तो x अगर बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में तो ई टू द पावर x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर जो है वो लेसर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एरिया आप देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो एरिया है 0 से 1 के मिड में, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो यहीं पर चाहो तो आप लिमिट 0 से ले लो और दोनों की वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो एरिया 1 से 1 तक है इससे तो बड़ा ही आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये 1 यहाँ पर होगा कहीं, तो ये एरिया जो होगा ये 1 यूनिट का हो जाएगा क्योंकि बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है। तो इस एरिया से बड़ा होगा। तो सबसे छोटा एरिया, इसकी नेमिंग अगर कर दें हम जैसे पिछले वाले में किया हुआ था, तो ये हो गया ओ ए बी सी डी। तो एरिया जो है वो किसका किसका बड़ा हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी से बड़ा होगा एरिया ऑफ लिमिट 0 to 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उससे भी बड़ा होगा लिमिट 0 to 1 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्योंकि अभी हमने ये लिखा हुआ है, देखो ये इसी का बस यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो ये जो हो गया 1 और ये लिमिट 0 to 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स और लिमिट 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर 1। तो ई टू द पावर 1 ई माइनस ई टू द पावर 0 1। तो ये हमारी एक और इनइक्वालिटी देखो बन गई। तो ऑप्शन में कई तरीके से वो बना सकते हैं, तो इन सब का आइडिया हमें होना चाहिए। तो ये देखो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी और ई माइनस 1 से छोटी हो गई। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे मिलने वाले हैं, तो इनका ध्यान रखना है हमें खास कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो रेंज जो है वो अलग अलग टाइप से डिसाइड हो जाती है। और ये जो हमने ऊपर 1 से ई का किया था, जैसे यहाँ पर हमने 1 से ई का किया ये वाला, इसको हम और भी दूसरे तरीके से कर सकते थे। देखो इसको यहाँ पर भी मैं करके दिखा देता हूँ कि इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये और इजी हो जाता है। कोई हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के मिड में आएगी कि नहीं। और ज़रा ई टू द पावर में कर दो
तो ई जो है एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी ई टू द पावर 1 हो जाएगा। और ई टू द पावर 1 की वैल्यू 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 और ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और ये ई हो गया। बस यहाँ पर लिमिट ले लो 0 से 1 डी एक्स, यहाँ पर भी लिमिट 0 से 1 डी एक्स और यहाँ पर भी लिमिट 0 से 1 डी एक्स। देख लो चेक करके, तो ये 1 आ जाएगा, ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू 1 डी एक्स और ये आ जाएगा ई। तो देखो ये वही चीज़ है, घूम घूम के किसी भी तरीके से करो, मेथड सारे लगभग सेम लगेंगे लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। तो ये इनइक्वालिटी में मैंने बोला ना, इनइक्वालिटी में हम बोल सकते हैं कि हमें 8 को बोलना है तो हम लेस देन 9 बोल दें, लेस देन 10 बोल दें, लेस देन 100 बोल दें, तो वो कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता। तो ये हमारा हो गया कुछ प्रीवियस लेक्चर का पार्ट था, जो क्वेश्चन थे, बाकी तो हम लोग कर चुके हैं सारा। अब जरा एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम कर लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? चलिए तो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम लिख लेते हैं। और इसका नाम है वॉलीस थ्योरम या वॉलीस फार्मूला। और ये शॉर्टकट भी कह सकते हैं क्योंकि एक बड़े से क्वेश्चन को इससे हम बहुत जल्दी और इजीली निकाल सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमने रिडक्शन फार्मूले में किए थे, अभी याद आएगी आपको वो बात। जैसे साइन की पावर 4x है, 5x है, 10x है, 100x है, तो वो काफ़ी बड़े होते जा रहे थे। इंडेफिनिट में आपको याद होगा, इंडेफिनिट में हम लोगों ने किया था और उसके दो मेथड भी सीखे थे, साइन टू द पावर nx या कॉस टू द पावर nx। तो उसी का एक स्पेशल केस बना के यहाँ पर दिया गया है। और वो क्या है, उसी का नाम है वॉलीस फार्मूला या वॉलीस थ्योरम। और उसमें 3 फार्मूले हैं, वो लिख लेते हैं। पहला दूसरा तो बिल्कुल सेम है और वो है लिमिट 0 टू π/2 साइन टू द पावर nx हो या लिमिट 0 टू π/2 कॉस टू द पावर nx dx हो। तो इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस टाइप से होती है और वो है n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 अप टू डैश 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 2 और 3 तक ओपन होंगे ये, वेयर n इज़ ऑड। अगर n ऑड है तो न्यूमरेटर 2 तक ओपन होगा और डिनोमिनेटर 3 तक ओपन होगा। और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में इक्वल टू है, सेम यही है, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 अप टू डैश डैश 3/4 आएगा, 1/2 तक जाएगा। एक और होगा π/2 का मल्टीप्लाई होगा, n अगर इवन है तब के लिए। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है, लेकिन हमें इसको लर्न करना है और डायरेक्ट यूज़ कर देना है क्वेश्चंस में। एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को का ये शॉर्टकट हो जाएगा। जैसे साइन की पावर 10i, 11i, 100i, तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा अगर हम नॉर्मल वे में करेंगे तो। लेकिन अगर इसका यूज़ करके करेंगे तो ईज़िली
सॉल्व हो जाएगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे कि ये कैसे आया हुआ है। पहले फॉर्मूले सारे कलेक्ट करके एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 0 से π/2 साइन की पावर nx हो, या 0 से π/2 कॉस टू द पावर। ध्यान रहना है कि π/2 ही लिमिट होगी तभी एप्लीकेबल है, नहीं सभी में एप्लीकेबल नहीं करेंगे, सब में अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिट जो है वो 0 से π/2 का ही केस होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। ऑड के लिए इवन में हमेशा π/2 का मल्टीप्लाई होगा। दूसरा एक और लिख लेते हैं, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में है साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में हो। जैसे इसमें तो केवल साइन और कॉस है, तो साइन टू द पावर mx मल्टीप्लाइड बाई कॉस टू द पावर nx dx और लिमिट 0 to π/2 dx अगर ये गिवन है तो इसका केस क्या होता है। इसको भी दो पार्ट में इस टाइप से ब्रेक कर लेते हैं। और फर्स्ट वाले में है इक्वल टू m-1 m-3 m-1 m-3 m-5 अप टू डैश 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 2 और 1। 2 या 1 पे ये रुकेगा, फिर n-1 मल्टीप्लाई में n-1 n-3 n-5 अप टू डैश डैश 2 और 1, ये भी रुकेगा यहाँ पर, और होल डिवाइडेड बाई m प्लस n -2 m प्लस n -4 अप टू डैश डैश, ये भी 2 और 1 पर आके बात रुकेगी। और इनटू में क्या होगा, जैसे वहाँ ऊपर था कि ये यहीं पर रुक जाता है अगर ऑड है, तो यहाँ लिख देते हैं कि अगर n ऑड है तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, n इज ऑड। और अगर इवन होता तो ये सारी की सारी वैल्यू सेम आएगी, बस एक π/2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, m-1 m-3 m-5 अप टू डैश डैश 2 और 1 पे रुक जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई n-1 n-3 n-5 2 और 1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n -2 m प्लस n -4 और अप टू डैश डैश, इसको भी 2 और 1 पे रोक देना है। और साथ में मल्टीप्लाई होगा π/2 का अगर n क्या हो, इवन, n इज इवन। अगर इवन होगा तो π/2 का मल्टीप्लाई होगा, और अगर ऑड होगा तो फिर 1 का ही करेंगे। 1 का मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दो छोटे छोटे से फार्मूले हैं, और अगर इनको हम याद कर लेते हैं तो एक बड़े से कैलकुलेशन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अभी इनको हम डिराइव भी करेंगे। साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx स्पेशल केस है, लिमिट 0 से π/2 होगी तभी यूज़ करना है। ध्यान रखेंगे, ये खास बात है कि लिमिट 0 to π/2 का होना ज़रूरी है। लिमिट 0 to π/2, ये पूरा का पूरा पार्ट, और अपॉन में दोनों सेम है। देखो, चाहे ऊपर वाला पार्ट देखो या नीचे वाला पार्ट देखो, दोनों सेम है। एक कंडीशन यहाँ पर और नोट करनी पड़ेगी कि ऊपर जब ये इवन वाला है, यहाँ पर लिख लेते हैं जरा,
इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ये जो इवन वाला है यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ m and n both are even positive integer, ये कंडीशन और यहाँ पर लिखनी है। और ये अदरवाइज करके लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि m और n दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, या कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, या अदरवाइज करके कोई भी केस हो उसमें ये लगा लेंगे। तो लिख लेते हैं इफ m and n both are odd positive integer or one is odd positive integer। यहाँ m और n दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर n और m दोनों की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी। और यहाँ पर m और n दोनों की बात हो रही है कि अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तब, ठीक है, m और n बोथ इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तब के लिए, बल्कि इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पर तो लिख ही दिया ये, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कब करोगे? जब इवन का केस होगा, और जब ऑड का केस होगा तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो अब इसको ज़रा डिराइव करते हैं किस तरीके से ये आया होगा। उसके लिए हम याद करेंगे अपने रिडक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था, तो उस रिडक्शन फार्मूले से पहले फर्स्ट वाले को लेके आते हैं। साइन टू द पावर n का हमने 3 रिडक्शन फार्मूले पढ़े थे। साइन कॉस का सेम मेथड था, टेन और कॉट का सेम मेथड था, और सेक और कॉसेक का सेम मेथड था। तो उसी को याद कराते हैं एक बार, फिर अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, हेडिंग नेक्स्ट है हमारी। इसी को डिराइव करने के पहले हम रिडक्शन फार्मूला ज़रा प्रूव कर लेते हैं, उसी से हमारा ये डिराइव हो जाएगा। तो लिख लेते हैं रिडक्शन फार्मूला इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये रिडक्शन फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, फिर लेकिन एक बार और देख लेते हैं। बस उसमें लिमिट्स नहीं ली थी हमने, इनडेफिनिट में हमने इसको प्रूव किया हुआ है, तो अभी आपको याद हो जाएगा अगर भूल गए आप तो। फर्स्ट वाले को मैं याद दिला देता हूँ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, इफ़ आई एन इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 साइन टू द पावर nx dx है, देन प्रूव दैट आई एन इक्वल टू n-1 अपॉन n आई एन माइनस 2। इस टाइप से प्रूव करने के लिए आएगा। और ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब हम वॉलिस फार्मूले के लिए ही कर रहे हैं। अभी वही फार्मूले में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। हम लोगों ने जो पहले किया था इस टाइप से किया था कि लिमिट 0 to π/2 साइन टू द पावर nx dx कैन बी रिटन एज 0 to π/2 साइन टू द पावर n-1। कुछ इस तरीके से इसको करो, साइन टू द पावर n-1 इंटू x इंटू साइन x dx। याद आया कुछ? यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट फंक्शन लेट किया था और इसको सेकेंड, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो आई एन इक्वल टू
फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट हो गया साइन एक्स टू द पावर n माइनस वन, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कॉस एक्स और लिमिट 0 टू पाई बाई टू, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई टू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट n माइनस वन साइन एक्स की होल पावर n माइनस टू इंटू एक्स हो गया ना, साइन एक्स की होल पावर, और जिसको x लेट किया उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, ये हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया हुआ है, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ अपर माइनस लोअर यूज़ कर लेते हैं, तो देखिए अपर लिमिट जब आप रखोगे तो कॉस 90 आ जाएगा, तो कॉस 90 की वजह से ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जब माइनस लोअर लिमिट रखोगे ज़ीरो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो ये ज़ीरो जब यहाँ रखोगे तो साइन ज़ीरो क्या दे देगा, ज़ीरो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो इसका काम खत्म। अब बचा माइनस का n माइनस वन लिमिट 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स की होल पावर n माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस ऑफ n माइनस वन लिमिट 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स टू द पावर n माइनस टू कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, लिमिट 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स टू द पावर n माइनस टू डी एक्स प्लस, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, n माइनस वन का दोनों में मल्टीप्लाई तो हुआ ही है, जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ऑटोमेटिकली पहले से था, अच्छा ये माइनस इसको प्लस करके गया, यहाँ प्लस हो गया था, क्योंकि देखिए ये माइनस यहाँ पर ये माइनस है और एक बाहर माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो गए, ठीक है, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ n माइनस वन लिमिट 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई एन इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन, आई एन इक्वल टू n माइनस वन आई एन माइनस टू हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स की होल पावर n माइनस टू है, और यहाँ n माइनस वन और लिमिट 0 टू पाई बाई टू, ये देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स की पावर 2 से 2 कट हो जाएगा n डी एक्स, अब ये भी आई एन बन गया, तो आई एन इक्वल टू n माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस n माइनस वन इंटू आई एन और आई एन को वन साइड ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस n माइनस वन इक्वल टू n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, n इंटू आई एन इक्वल टू n माइनस वन आई एन माइनस टू। हमें प्रूफ क्या करके लाना था, हमें लाना था आई एन इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू, तो ये देखिए आ गया हमारा आई एन इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। अब यहाँ से हमको ये लगेगा कि भाई यहाँ से वॉल्यूज थ्योरम कहाँ प्रूव हुई, तो इसको ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब ज़रा इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहीं से यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब ज़रा वॉल्यूज में इन्होंने कैसे किया होगा इसे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जैसे आई एन इक्वल टू है n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू, तो अगर हमसे कोई कहे भाई n को n माइनस टू से रिप्लेस कर दो,
n is replaced by n माइनस टू, तो आई एन माइनस टू की वैल्यू इसी में क्या होगी, अगर हम इसी में पूरे में, इस पूरे में अगर हम n की जगह n माइनस टू से रिप्लेस कर दें तो यहाँ आई एन माइनस टू की वैल्यू हो जाएगी n माइनस टू माइनस वन, n माइनस टू और आई, और n की जगह n माइनस टू माइनस टू, तो ये क्या आ जाएगा आई एन माइनस टू की वैल्यू n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू, n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू आई एन माइनस फोर। तो ये देखो आई एन माइनस टू की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से ऑर्डर बनने लगा, देखो ना यहाँ पर आई एन की वैल्यू n माइनस वन आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू की वैल्यू n माइनस टू अपॉन n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू आई एन माइनस फोर। सिमिलरली अगर आगे की बात करूँ तो अगर मैं आई एन माइनस टू के बाद आई एन माइनस, जैसे हमें फोर की ज़रूरत है तो हम फोर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n को फिर यहाँ पर n माइनस टू से रिप्लेस करेंगे तो n माइनस टू माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू माइनस टू और आई एन माइनस टू माइनस फोर, तो n माइनस फाइव अपॉन n माइनस फोर आई एन माइनस सिक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, तो इसी से हमारा वॉलिस प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली जरा हम लिखने जा रहे हैं आई एन को, तो सबसे पहले क्या आया n माइनस वन अपॉन एन आया, फिर n माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू आया, फिर हमने देखा n माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर आया। ऊपर जो है वो टू टू कम हो रहा है, नीचे भी टू टू कम हो रहा है, ऊपर ऑड वाले बन रहा है, नीचे इवन वाले आ रहे हैं। अब तो लास्ट में जाते जाते या तो आई जीरो आएगा या फिर क्या आएगा आई वन, इसके आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिर नेगेटिव होने लगेगा। अरे भाई यहाँ पर देखो n की वैल्यू कुछ भी रख दो, यहाँ पे n की वैल्यू टू रख दो तो ज़ीरो तक जाएगा, और थ्री रखोगे तो आई वन तक जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करते करते या तो आई जीरो आएगा और या तो आई वन आएगा। अब जरा आई जीरो की वैल्यू निकालते हैं, और ये आई जीरो आई वन कब आएगा, आई जीरो तब आएगा जब होगा n इवन, जब n इवन होगा तो ये जीरो तक जाएगा, और जब n ऑड होगा, जब यहाँ पर n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो आई वन तक जाएगा। तो अब जरा देखो आई जीरो की वैल्यू निकालते हैं। आई एन की वैल्यू हमें पता है, आई एन इक्वल टू क्या है, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, और हमें आई जीरो चाहिए। तो आई जीरो का मतलब क्या हुआ, साइन की पावर जीरो एक्स डी एक्स। तो साइन की पावर ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, वन, और वन की वैल्यू, वन को इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई टू। अब जरा आई वन को देख लेते हैं, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स, तो साइन का माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, तो माइनस कॉस 90 प्लस कॉस जीरो, ये वैल्यू क्या आ गई, वन। तो ये देखिए आई जीरो की वैल्यू पाई बाई टू, तो जब n इवन था तो पाई बाई टू का मल्टीप्लाई हुआ, और जब n ऑड था तो वन का मल्टीप्लाई हुआ। तो अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो साइन की पावर nx है, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। जो in था हमारा, उसी को तो हम लिख देते हैं साइन टू द पावर nx dx लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, या इसी को हम लिख सकते थे जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू द पावर nx dx। और ये किस प्रोडक्ट में आ गया है, इसके दो पार्ट हो गए। दो पार्ट क्या क्या हुआ है, वही चीज़ फिर से लिख रहा है, हमारे पास ऊपर लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर हमने डिराइव कर ली हुई है। हमने क्या डिराइव किया कि हमारे पास n माइनस वन आ जाता है अपॉन n
n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू, ऐसे करते करते n माइनस फाइव अपॉन n माइनस फोर, और लास्ट में यहाँ पर पाई बाई टू आ जाएगा मल्टीप्लाई में इफ़ n इज़ इवन। और यहाँ पर n माइनस वन अपॉन n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू, n माइनस फाइव अपॉन n माइनस फोर, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो n माइनस फाइव अपॉन n माइनस फोर, और अप टू डैश डैश इनटू में सिर्फ वन का मल्टीप्लाई होगा इफ़ n इज़ ऑड। तो ये हमारा वैलीज फार्मूले का डेरिवेशन हो गया, और कुछ नया काम नहीं किया, जो हमने रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था उसी में वैल्यू पुट कर दी, और कुछ नया काम नहीं हुआ। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? ओके, एक और लिख लेते हैं, फिर अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो खैर इसके बहुत इजी है, एन की वैल्यू ही तो रखनी है, कंपेयर करके एन की वैल्यू रख देनी। ये भी क्वेश्चन हमारा जेई का पार्ट रहा है, इसलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। आई एन इक्वल टू गिवन है लिमिट 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर n x dx, then prove that in प्लस in माइनस टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, एक दो बार नहीं कई बार आया हुआ है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए आप। यहीं से ओके। तो देखिए ये वाला तो बहुत इजी है, इसको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बस वहाँ पर लिमिट नहीं थी, हम लोगों ने किया था पहले भी, और कोई बात नहीं, हम अभी एक बार और कर लेते हैं। हमने क्या किया, आई एन को जब भी करना है तो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर एन एक्स डी एक्स, 10 to the power nx dx can be written as 0 to pi by 4 10 x to the power n minus 2 into 10 x to the power 2 dx। 10 स्क्वायर को हमने अलग कर लिया, उससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, ये देखते हैं। 10 स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद आपको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा कि अब आगे क्या करना है। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 4 10 एक्स टू द पावर n माइनस टू डी एक्स, और ये आई एन है। अब देखो जैसे ही आप 10x को t लेट करोगे, जैसे ही आपने यहाँ पर 10x को t लेट किया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो लिमिट जो है वो 0 से 1 हो गई, और t टू द पावर n माइनस टू डी टी,
और ये जो है इसका नाम है in-2, क्योंकि n की जगह पूरे क्वेश्चन में देखो तो n की जगह n-2 आया है, बाकी तो कुछ नया काम नहीं हुआ। तो in-2 को इधर भेज देते हैं, तो in प्लस in-2 और t को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो n-1 अपॉन n-1 लिमिट 0 to 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n-1। और यही हमें प्रूव करना था। देखो in प्लस in-2 इक्वल टू 1 अपॉन n-1, तो ये डिराइव हो गया। तो वो कह देंगे i4 प्लस i2 की वैल्यू, और यहाँ n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से कई बार जेई में पूछा गया था। जैसे मान लिया n की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया, तो वो कह देंगे प्रूव दैट i2 प्लस i4। भाई n की जगह 4 पुट किया तो i4 आएगा, प्लस i2 इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो गया। तो कुछ इस टाइप से ऑप्शन दे देंगे वो। तो ईजी है ये, इसमें इतना खास नहीं है, कर लेंगे आप लोग। अब एक वॉलीज का जो दूसरा फार्मूला था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और उसको पहले डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड, क्योंकि उसको डिराइव कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा। जो वॉलीज फार्मूला हमने बड़ा वाला लिखा था, जिसमें साइन टू द पावर mx है और कॉस टू द पावर mx। क्वेश्चन है हमारा, इफ i टू द पावर i m कॉमा n इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx। m और n जो है वो नेचुरल नंबर है। देन प्रूव दैट i m कॉमा n इक्वल टू m-1 अपॉन m प्लस n, m-1 अपॉन m प्लस n i ऑफ m-2 कॉमा n, ये प्रूव करके लाना है। ये भी रिडक्शन फार्मूला ही है, कुछ खास इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इजी है, कर लेंगे। और फिर इसी से बन जाएगा वो हमारा जो बड़ा वाला फार्मूला है उसका रिजल्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। साइन टू द पावर, फिर से एक बार नोट कर लेते हैं सोल्यूशन। i m कॉमा n इक्वल टू साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx लिमिट 0 to π/2। अब इसमें रिडक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। देखिए किसी एक को तो हम एक साथ कर लेंगे। जैसे मैंने इसको कर दिया साइन एक्स की पावर m-1 और एक साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया कॉस टू द पावर nx के साथ, और ये dx। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये पूरा मिला के सेकेंड होगा। क्यों? जैसे ही आप cos x को t लेट करोगे साइन एक्स dx dt बन जाएगा, तो सेकेंड फंक्शन जो है वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये जो सेकेंड फंक्शन है इसमें जैसे ही आप cos x को t लेट करोगे माइनस साइन एक्स dx dt बन जाएगा, तो t टू द पावर n का ईजिली इंटीग्रेबल है। और ये तो इसको तो डिफ्रेंशिएट ही करना है, तो डिफ्रेंशिएट तो किसी भी फंक्शन को आप कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखना। फर्स्ट साइन एक्स टू द पावर m-1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स टू द पावर n dx माइनस डिफ्रेंशिएशन m-1 साइन एक्स की पावर m-2, ये तो होगा ना। और साइन एक्स को x लेट किया है तो कॉस एक्स, इसको x लेट करते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस टू द पावर nx dx, तो ये हो गया साइन एक्स टू द पावर m-1। और ज़रा देखो इसको मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ, इसी वाले पार्ट को यहाँ करके देखते हैं। लिमिट हमारी क्या है 0 to 1 है,
तो ये हो जाएगा जैसे ही हमने cos x को t लेट किया तो sin x dx dt बन गया, बल्कि माइनस dt बन जाएगा क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है। तो ये बन जाएगा t टू द पावर n dt। तो t टू द पावर क्या बन जाएगा, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो cos x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखो डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि लिमिट चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट रख रहा है cos टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और लिमिट पूरे की क्या हो जाएगी 0 टू पाई बाई टू, ये बन गया। और साथ में माइनस साइन भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है ना कि dx की वैल्यू माइनस डी टी के इक्वल, तो इसलिए माइनस साइन भी आ जाएगा। और माइनस ऑफ m माइनस वन बाहर आ जाएगा, ये m माइनस वन बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x टू द पावर m माइनस टू इंटू कॉस एक्स, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो cos x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन dx। तो ये बन गया हमारा पार्ट। अब देखो यहाँ पर ज़रा सोचते हैं, इधर वाले में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो साइन जीरो क्या दे देगा, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई सबके साथ जीरो, और जब पाई बाई टू यहाँ रखोगे तो cos 90 जीरो दे देगा, तो जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पहला ब्रैकेट है, इससे पूरा का पूरा आंसर हमारा क्या मिलेगा, ज़ीरो। ये अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये बन गया m माइनस वन अपॉन n प्लस वन, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x टू द पावर m माइनस टू cos x टू द पावर cos x यहाँ पर आया, एक cos और भी था, ये देखो cos ये और एक ये है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो cos x की पावर n प्लस टू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, cos n प्लस टू को cos x और cos स्क्वायर x में अलग अलग ब्रेक कर दिया, और फिर cos स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा ये जो है cos x जो है वो dt हुआ, तो यहाँ माइनस था तो ये भी माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि cos माइनस का आएगा ना, माइनस dt, तो ये प्लस हो गया। अब जरा देखते हैं क्या होगा, प्लस ऑफ m माइनस वन अपॉन n प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x टू द पावर m माइनस टू cos x टू द पावर n, cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं, m माइनस वन अपॉन n प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई करो साइन का इसके साथ, तो साइन x टू द पावर m माइनस टू cos x टू द पावर n dx, ये अलग हो जाएगा, और माइनस ऑफ m माइनस वन अपॉन n प्लस वन। अब देखना यहाँ पर लिमिट 0 टू पाई बाई टू तो चल ही रही थी, उसको तो कंटिन्यू करना ही है। लिमिट 0 टू पाई बाई टू, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स के साथ, तो साइन एक्स की पावर m माइनस टू प्लस टू, और cos x की पावर n हो जाएगा dx, तो ये माइनस टू प्लस टू कट हो गया, तो आई m कॉमा n इक्वल टू m माइनस एन अपॉन n प्लस वन। इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, m माइनस टू कॉमा n। देखो ना ये वही फॉर्म है, बस साइन x की पावर m होती थी और cos x की पावर n होता था, तो cos x की पावर तो अभी भी n है, तो उसको तो n लिख दिया, लेकिन साइन x की पावर जो m होती थी तो उसको आई एम एन बोलते थे, लेकिन m की जगह अगर m माइनस टू है तो आई m माइनस टू कॉमा n बोलेंगे इसको, और माइनस ऑफ
यहाँ कितना हो जाएगा m-1/n+1। इसको क्या आप बोलोगे, आई एम कॉमा एन नहीं बोल सकते? देखो ना, साइन एक्स की पावर m है और कॉस एक्स की पावर n है। आई एम एन को आई एम एन के साथ भेज देते हैं, दोनों को वन साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो LHS में जब शिफ्ट करोगे आप तो आई एम कॉमा एन कॉमन हो जाएगा, तो 1+m-1, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-1/n+1 आई m-2, जैसे ही आप एलसीएम लोगे यहाँ पर n+1 + m-1/n+1, और ये आ गया m-1/n+1 आई m-2, अब यहाँ से 1 से 1 कट हो जाएगा, तो आई एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर n+1 भी अपॉन में कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m-1/m+n, m-1/m+n आई m-2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्या हमें यही प्रूव करके लाना था? तो एक बार चेक कर लेते हैं। आई एम एन m-1/m+n आई m-2, तो ये देखिए आ गया हमारा। इसी को आप जब आगे जनरलाइज कर दोगे आप इवन और ऑड के लिए, जैसे हमने उसमें किया था, तो जो वॉलीज का दूसरा रिजल्ट है वो डिराइव हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा डेरिवेशन था। अब जरा क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं किस टाइप से उसके वॉलीज के पूछे गए हैं। बहुत इजी है, उसमें कुछ खास नहीं है, m और n को कंपेयर करना है और सीधे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट 0 to π/2 sin to the power 5x dx, और ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 8/15, B है 16/15, C है 24/15 और D है नन। तो देखो यहाँ पर साइन की पावर mx, कॉस की पावर nx का एक बार फिर रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। वैसे आपके पास तो लिखा हुआ है ये क्या होता है, m-1, अगर n हो या m हो जो भी हो, जैसे यहाँ पर n ही उन्होंने बोला था तो चलो n कर देता हूँ मैं, साइन टू द पावर nx dx। तो क्या होता है n-1, n-3 से लेकर ऊपर 2 तक, और नीचे n-2 करके लास्ट में 1 तक, और π/2 का मल्टीप्लाई करना है जब इवन होगा और 1 का मल्टीप्लाई करना है जब ऑड होगा। तो यहाँ ऑड है तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज़ ऑड। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, n = 5। तो क्या बन जाएगा, 5 - 1 4, 5 - 3 2। तो देखो लास्ट वाला 2 आ गया, तो यहीं पर रुक जाना, ये नहीं कि निगेटिव करने लगो। और n की वैल्यू 5 नीचे पुट करो, तो 5 - 2 3, और फिर 5 - 4 करोगे तो 1। तो ये आ गया 4 2 = 8 अपॉन 5 3 = 15। तो ये आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही सेकंड वाला एक और देख लेते हैं। तो बहुत इजी है इनके कैलकुलेशन, अगर हम इस टाइप से करते हैं तो 0 to π/2 sin to the power 4x cos to the power 6x dx, π/512, 3π/512, 5π/512, और D है नन ऑफ दीज। इसका भी मेथड बिल्कुल वैसे ही है, फार्मूला हमारे सामने हो तो सबको हमें ओपन कर देना है। तो देखो वहाँ पर अपने उसमें बुक में देखो लिखा है m-1 m-3, ये m का काम करेगा और ये n का।
तो m-1 तो 4-1, m-1 m-3 तो 4-3, तो देखो ये 1 तक आ गया, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे वाले में क्या है, n-1 n-3 तो 6-1 6-3 और 6-5, ये भी 1 तक आ गया। और अपॉन में क्या है, m+n तो 10 इंटू m+n-2 8, फिर 6, फिर 4 और फिर 2 तक। और साथ में किसका मल्टीप्लाई है, π/2 का। फार्मूला हमारे सामने है, आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी वैल्यू कट हो रही है उनको कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4-1 3 इंटू 1 5 इंटू 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 और इंटू π/2। ओके, तो बी ऑप्शन आ गया है, तो सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 3π/5/2 आंसर है। तो कुछ होमवर्क में मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है ये, 1-2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। इनमें कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको फार्मूले याद रखने। 0 to π/2 sin to the power 1010x 61π/64 63π/64π 65/64π और डी है नन। इसका आंसर जो है वो बी है। एक है 0 to π/2 cos to the power 9x dx 126/315 127/316 128/315 और डी है नन। इसका आंसर है सी। तो आप एक बार चेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको अगले टर्म पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक और लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, इनमें कुछ खास दम है नहीं क्वेश्चंस पे। वॉलीज के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। लिमिट 0 to 2π x sin to the power 6x cos to the power 4x dx। ये ऑप्शन है π²/128 3π²/128 5π²/128 और नन। और इसका आंसर है बी 3π²/128। तो इसको भी आप चेक कर लेंगे एक बार। लिमिट 0 to π, जब x आ जाता है तो आपको याद होगा प्रॉपर्टीज़ लग जाएगी पहले, उसके बाद वॉलीज यूज़ करना। पहले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टी होती है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, x की जगह a-x पुट करते थे, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तभी x गायब होगा। पहले फर्स्ट इक्वेशन, फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेकंड इक्वेशन, और उन दोनों को ऐड करने के बाद x का काम तमाम। उसको किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, 0 to a वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो। पर किंग क्वीन में कुछ नहीं रखा, हमें प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए। इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर है 48π/9009। और एक लास्ट इसका और लिख लेते हैं, 0 to a
एक्स टू द पावर 5/2 अंडर रूट ए माइनस एक्स। इसमें भी आप अपना दिमाग लगाएं और फिर बताएंगे। ये भी वॉलीज का ही केस है, देखने में नहीं लगेगा लेकिन है ही। 5 पाई a टू द पावर 4/128। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा हमको। जैसे यहाँ पर a माइनस एक्स है ना, तो a माइनस एक्स में x की जगह पे a साइन स्क्वायर थीटा पुट करके फिर सॉल्व होगा। हिंट में आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे हम लोग।